नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में। तो चलिए आज की क्लास को एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो भाई अगर सफल होना है तो इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। उस चिड़िया से पूछो जिसने घोंसला बनाया, वो घोंसला देखने में कितना सुंदर होता है, लेकिन उससे पूछो कि वो बना कैसे बना। बार बार उड़ान भरती है, बार बार एक एक तिनका को चुनती है, एक एक तिनका को चुनती है, तब जाके वो घोंसला तैयार होता है। तो सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। लोग कह देते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन किस्मत नहीं, उसकी मेहनत अच्छी थी। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अब देखो, मैंने कल आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए थे और उन नोट्स में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, तो उस क्वेश्चन का आज मैं डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद हम प्रांत और परिसर की बात करेंगे। क्वेश्चन ये था, आपको नोट्स में मिल भी गया हुआ, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो एवं थीटा द्वितीय चतुर्थांश में हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन था। यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो एवं थीटा द्वितीय चतुर्थांश में हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो, इसमें आप कहोगे कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत तो है ही नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। जब आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13, और हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब हुआ कि लंब तो हो गया कितना 5 और कर्ण कितना हो गया 13। अब आधार मुझे चाहिए, तो चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, लेकिन इसका तो ट्रिपलेट ही आपको पता होना चाहिए कितना होता है। ट्रिपलेट से यहाँ पर आधार कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ट्रिपलेट से पता होता है अपन को। ठीक है, तो अब साइन थीटा के आधार पर हमने बाकी सभी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे पास लंब कर्ण और आधार आ चुके हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके, फिर वापस ऐसा क्वेश्चन देने की जरूरत क्या थी? क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर ये टर्म ना होती कि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है तो मैं आसानी से निकाल सकता। साइन तो दिया हुआ है, फिर मैं कॉस निकाल देता। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है 12 और कर्ण 13। टेन निकाल देता मैं। टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, और लंब कितना है 5 बटे आधार 12। कॉट थीटा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा 12/5। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है 13, आधार 12। और कोसेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे लंब, यानी 13/5। अगर ये टर्म ना होती तो मैं ये निकाल देता, लेकिन अभी दिया हुआ है कि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इससे क्या फर्क पड़ गया अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया? तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, वो चीज देखो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब भाई मैंने एक चीज बताई है कि ऑल स्टूडेंट टेक केयर,
ASTC याद होगा, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। नोट्स में मैंने उसको ऑल स्टूडेंट टेक केयर की बजाय मैंने लिख दिया है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो कैसे भी वो तो याद रखने की ट्रिक होती है, कुछ भी कह सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये भी कह सकते हैं, तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ये भी कह सकते हैं, कुछ भी याद रखने की कुछ भी ट्रिक हो सकती है। तो ASTC मतलब क्या था इसका, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन और C फॉर कॉस। तो इसका मतलब था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी के सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। एंड हियर इज इंडिकेटेड दैट थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर ये बोला है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं। अब बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब है कि कॉस की वैल्यू कैसी हो जाएगी यहाँ पर, नेगेटिव। अब देखो बाकी सारे नेगेटिव हैं, इसका मतलब एक और चीज देख सकते हैं हम कि यहाँ पर नेगेटिव क्या होगा, इन तीनों में से नेगेटिव क्या होगा, वो चीज भी अपन देख सकते हैं। एक चीज देखो, अगर लंब नेगेटिव होता तो साइन की वैल्यू भी नेगेटिव होती। अगर लंब नेगेटिव होता मतलब ये 5 की जगह -5 होता तो साइन की वैल्यू भी कैसी होती, नेगेटिव होती। लेकिन लंब तो पॉजिटिव है भाई, तभी तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कर्ण अगर नेगेटिव होता तो भी साइन की वैल्यू नेगेटिव होती, लेकिन कर्ण भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि अगर ये साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव हैं, इसका मतलब है कि आधार हमारा कैसा आएगा, आधार कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आया, आधार नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आधार नेगेटिव का मतलब भाई आधार डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ये नेगेटिव केवल ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो नेगेटिव का साइन है वो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये इंडिकेट कर रहा है। आया समझ, बाकी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो अब देखो ये आधार नेगेटिव हो गया, यानी ये -12 है, ये आधार नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर कॉस नेगेटिव हो गया, tan भी -5/12 है ना, तो 5/-12 हो जाएगा, इसलिए ये भी नेगेटिव हो गया, कॉट भी नेगेटिव हो गया, सेक भी नेगेटिव हो गया। जिसमें आधार यूज हो रहा है, यानी जहां जहां 12 आ रहा है वहां नेगेटिव का साइन लग जाएगा। नेगेटिव का साइन लग जाएगा तो कॉस नेगेटिव हो गया, टेन नेगेटिव हो गया, कॉट नेगेटिव हो गया, सेक नेगेटिव हो गया। बाकी कॉसेक और साइन ये दोनों कैसे रहे, पॉजिटिव रहे। तो इस तरह से हमें ये देखना होता है कि थीटा कहाँ पर है। भाई 10th क्लास तक तो इसमें मतलब ये क्वाड्रेंट वाली चीज आती नहीं है, तो 10th क्लास तक तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 हो तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। वहां पर ये क्वाड्रेंट वाली कंडीशन नहीं होती है। लेकिन अभी हम 10th क्लास के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो सेकंड ग्रेड DSSB वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें इनको फोकस करना है। ठीक, बाकी इसमें कोई ज़्यादा ऐसी खास बात है भी नहीं जो समझ में ना आए। चलिए अब मैं बात करता हूँ प्रांत और परिसर की। देखो त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं वो चीज समझो। मान लो हमें कोई एक फलन दिया है y बराबर f(x), कोई भी रैंडमली कोई भी एक फलन दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि x के जो भी अवयव होंगे, x के अवयव वो तो क्या कहलाएंगे, वो तो कहलाएंगे प्रांत, और y के सभी अवयव का क्या कहलाएंगे, परिसर। x के अवयव तो क्या कहलाएंगे, प्रांत, और y के अवयव क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे परिसर। प्रांत मतलब डोमेन और परिसर मतलब रेंज। परिसर की जगह एक टर्म और लिखी मिल सकती है तुम्हें, परास।
ठीक है, परिसर का हो या परास का हो एक ही बात होती है। ठीक, तो अब देखो अगर ऐसे कोई फलन दिया हुआ है y बराबर fx की फॉर्म में कोई फलन दिया हुआ है तो उसके प्रांत अगर हमें चाहिए, मतलब x के जो भी अवयव होंगे वो सारे उसके क्या हो जाएंगे, वो प्रांत हो जाएंगे। और परिसर की अगर मैं बात करूं तो परिसर यानी y के जो भी वैल्यू होंगी वो उसकी क्या कहलाएंगी, परिसर या परास या रेंज कहलाएगी। अब चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए देखते हैं एक एक से। तो देखो सबसे पहले मैं साइन थीटा की बात करता हूं। तो देखो मैंने क्या बोला कि y बराबर f ऑफ x, इस रूप में अगर कोई फलन दिया हुआ है तो चलो मैं साइन थीटा को ही ऐसे लिख देता हूं, y बराबर साइन x, मैंने ये लिख दिया। ठीक, मुझे इसके प्रांत और परिसर चाहिए, मुझे इसके प्रांत और परिसर चाहिए। अब प्रांत और परिसर निकालने के लिए हम सहायता लेंगे किसकी, ग्राफ की। तो थोड़ा सा याद करो साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ क्या था, देखो साइन का ग्राफ ऐसे ही था ना, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, ऐसे ही इधर यही तो था साइन का ग्राफ। अब देखो यहां पर ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं कि ये जो साइन का जो ग्राफ है वो कहां कहां तक घूम रहा है, तो देखो y बराबर ये तो कितना हो गया, y बराबर 1 और ये क्या हो गया, y बराबर -1। हमने देखा था जब हमने ये ग्राफ बनाया था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू थी, साइन की वैल्यू किसके बराबर थी, y के बराबर थी ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 से इंक्रीज कहां तक हो रहा था, 1 तक, 0 से 1 तक इंक्रीज हो रहा था। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, ये 1 से 0 तक डिक्रीज हो रहा था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, ये 0 से -1 तक डिक्रीज हो रहा था। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये -1 से 0 तक इंक्रीज हो रहा था। भाई यही तो था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक, तो ये 0 से 1 तक इंक्रीज, उसके बाद में 1 से 0 तक, तो ये 1 से 0 तक डिक्रीज, उसके बाद में 0 से -1 तक, तो 0 से -1 तक डिक्रीज, फिर -1 से 0 तक वापस इंक्रीज, ऐसे ही तो चल रहा था। तो अब देखो यहां से अगर मैं इसके प्रांत और परिसर निकालना चाहूं, अगर मैं इसके प्रांत और परिसर निकालना चाहूं तो प्रांत के लिए मैंने बोला है कि प्रांत का मतलब होगा x के सभी अवयव, x के सभी अवयव। अब मुझे ये बताना है कि इसमें x के लिए कोई बाउंडेशन है क्या, x के लिए कोई बाउंडेशन है क्या कि भाई x 5 तक जा सकता है या 6 तक जा सकता है या कहां तक जा सकता है, ऐसे कोई बाउंडेशन है क्या, नहीं है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है भाई। जैसे देखो हम चाहें तो इस ग्राफ को यहीं पर खत्म कर दें, हम चाहें तो और आगे और साइकिल बना लें, ये लो, और आगे इधर और बना लो, ये लो, मतलब x के लिए तो कोई, x एक्सिस के लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे रियल नंबर पर ये, सॉरी पूरे के पूरे रियल नंबर पर ये लाई होगा, पूरे के पूरे जो वास्तविक संख्याओं की संख्या रेखा होती है उस पर ये ऐसे स्थापित होगा। तो इसका मतलब हुआ कि प्रांत क्या हुआ, x के सभी अवयव और x के सभी अवयव क्या है, रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि इसके प्रांत क्या हुआ, इसका प्रांत क्या हुआ, r, कैपिटल R फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसका प्रांत क्या होगा, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स इसके प्रांत होंगे। अब बात आती है कि इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर के लिए मैंने क्या बोला था, परिसर के लिए मैंने बोला था कि y के जो भी अवयव होंगे, y के जो भी अवयव होंगे वो इसका परिसर कहलाएगा, y के सभी अवयव। तो y के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, इसका परिसर कहलाएंगे। अब मुझे ये एक चीज बताओ, देखो यहां पर तो y बराबर 0 हो गया, यहाँ y बराबर 1 हो गया, यहाँ y बराबर -1 हो गया। चलो मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर y बराबर 2 ले लिया मैंने और यहाँ y बराबर -2 ले लिया, -2। लेकिन मुझे ये बताओ कि y बराबर 1 से ऊपर कहीं भी ग्राफ जा रहा है क्या, आप कहोगे नहीं जा रहा सर।
देखो कहीं कहीं तक भी इस ग्राफ को घुमा लो, ये ग्राफ रहेगा तो 1 और -1 के बीच में, ना तो 1 से ऊपर जा रहा है ना ही 1 से नीचे जा रहा है। तो y बराबर 2 -2 3 -3 कुछ भी लेते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ तो केवल और केवल 1 और -1 के बीच में ही घूम रहा है। y तो ग्राफ दो y बराबर 1 और -1 के बीच में ही घूम रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका परिसर क्या हो जाएगा, 1, -1 का क्लोज इंटरवल। समझ में आया? y बराबर 1 और -1 का क्लोज इंटरवल। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, -1 और 1, क्योंकि माइनस वाली संख्या को जनरली पहले लिखते हैं। ठीक है, तो -1 और 1 का क्लोज इंटरवल ये हो जाएगा, यानी -1 और 1 ये दोनों भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये दोनों भी इसमें शामिल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा -1 -1, ये क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। ये दोनों भी इसमें शामिल होंगे, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। सॉरी, ये दोनों शामिल होंगे इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। ये तो सभी इंटरवल वाले टॉपिक में तुम पढ़ चुके हो। सेट वाला जो हमने चैप्टर किया था तो उसमें मैंने इंटरवल को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। छोटा भाई बड़ा भाई वाला एग्जाम्पल लेके भी समझाया था कि छोटा भाई नहीं जा सकता, बड़ा भाई जा सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपको अच्छे से आती होंगी। ठीक है, तो अब इसके प्रांत और परिसर में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ये हो गए साइन के प्रांत और परिसर। अब हम बात करेंगे कॉस की। तो देखो कॉस के प्रांत और परिसर देखो, y बराबर मैंने लिया cos x, और इसका मैं पहले ग्राफ बना देता हूं। तो देखो ये तो y बराबर +1 की लाइन ले ली मैंने, और ये y बराबर -1 की लाइन ले ली। अब y बराबर +1 और y बराबर -1। अब देखो ये cos का अगर तुम्हें याद हो तो cos किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। और ये कैसे घूमता है, 1 से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से लेके और 0 तक डिक्रीज होता है। 1 से 0 तक ये डिक्रीज हुआ, फिर 0 से -1 तक डिक्रीज होगा, ये -1 तक डिक्रीज हो गया, फिर -1 से 0 तक इंक्रीज होगा, तो ये -1 से 0 तक इंक्रीज, फिर 0 से 1 तक इंक्रीज होगा, और ऐसे करके ये चलता रहेगा। ये ऐसे चलता रहता है ये ग्राफ। ठीक है, तो अब यहां पर भी देख सकते हो कि इसका अगर मैं प्रांत और परिसर की बात करना चाहूं, इसके अगर मैं प्रांत और परिसर की बात करना चाहूं, तो प्रांत क्या होते हैं, x के अवयव होते हैं। प्रांत क्या होते हैं, x के अवयव होते हैं। और x के अवयव तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जैसे साइन का ग्राफ वास्तविक संख्याओं की संख्या रेखा पर लेटा हुआ था, ऐसे ही कॉस का है, ऐसे ही कॉस का है। भाई देख सकते हो x के लिए इस ग्राफ को आगे कहीं तक भी बढ़ाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, x के लिए इस ग्राफ को इधर आगे कहीं तक भी बढ़ाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब हुआ कि प्रांत इसका भी क्या हो गया, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या, यानी r, कैपिटल R। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि रियल नंबर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम में हम ये सारी चीजें देख चुके हैं। ठीक है, तो प्रांत क्या हो गया, इसका कैपिटल R हो गया। अब बात आती है परिसर की। तो परिसर में जैसे हमने साइन में देखा था कि 1 और -1 के बीच में ही ग्राफ घूम रहा था, यहां भी हम देख सकते हैं कि 1 और -1 के बीच में ही ग्राफ घूम रहा है। y बराबर 1 और -1 के बीच में ही ग्राफ घूम रहा है। इसके अलावा कहीं ना तो 1 से ऊपर जा रहा है ना ही -1 से नीचे जा रहा है। इसका मतलब इसका परिसर भी क्या हो जाएगा, -1, 1, यही इसका परिसर होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि साइन और कॉस दोनों के प्रांत और परिसर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग, इसीलिए तो मैंने ग्राफ को इतना फोकस किया था। साइन का ग्राफ मैंने पूरी एक क्लास ली थी साइन के ग्राफ की, कॉस की अलग से एक क्लास ली थी, टेन की अलग से एक क्लास ली थी। फिर जब ये तीनों हो गए थे तब मैंने एक क्लास के अंदर बाकी तीनों करवाए थे, क्योंकि अगर ये तीनों हो गए तो फिर वो तो तीनों वापस आराम से हो ही जाते हैं। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता, देखो यहाँ पर ग्राफ से पता भी चल रहा है कि x
भाई माइनस इन्फाइनाइटी की ओर तो इधर जाएगा, प्लस इन्फाइनाइटी की ओर इधर जाएगा। तो कहने का मतलब माइनस इन्फाइनाइटी से प्लस इन्फाइनाइटी के बीच में ये ग्राफ लेटा हुआ है। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी वास्तविक संख्या ही इसका क्या हो जाएंगी, प्रांत हो जाएंगी। और -1 और +1 के बीच की सारे नंबर्स इसमें आ सकते हैं, इसलिए -1 और +1 ये इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले tan की बात करते हैं। अब देखो, अब मैंने ले लिया y बराबर 10x, y बराबर 10x। अब सबसे पहली बात तो आती है कि y का ग्राफ बनाओ। तो देखो y का ग्राफ बनाने के लिए इन ग्राफ की तो दोस्तों आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बहुत इजीली कभी भी आसानी से बना पाओ, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो इनको बनाने में, ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो ये हो गया 0, π/2 पाई और 3π/2 2π, इधर -π/2 -π -3π/2 और -2π। ठीक है, अब देखो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे tan का ग्राफ, तो tan का ग्राफ कैसे होता है भाई, tan 90 की वैल्यू इन्फाइनाइटी होती है। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, ऐसे ही तो बनता है, कल हमने बनाया भी था। इधर बना देते हैं। अब देखो, अब मुझे चाहिए इसके प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर। सबसे पहले प्रांत की अगर मैं बात करता हूं तो tan के लिए प्रांत क्या होगा भाई, प्रांत तो कोई सा भी हो, चाहे tan हो, चाहे cos हो, चाहे कुछ भी हो, सभी में प्रांत तो x की ही वैल्यू रहेगी, प्रांत तो x की ही वैल्यू रहेगी। तो अब देखो इसका अगर मैं प्रांत की बात करना चाहूं तो देखो वास्तविक संख्याओं पर तो ये घूम ही रहा है, वास्तविक संख्याओं पर तो ये घूम ही रहा है, लेकिन वास्तविक संख्याओं से कुछ पॉइंटों पर देखो, कुछ पॉइंटों पर जैसे मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं, π/2 की बात करता हूं, अगर मैं π/2 की बात करूं तो π/2 पर ये ग्राफ है ही नहीं, π/2 पर तो ये ग्राफ है ही नहीं। अगर मान लो मैं 3π/2 की बात करूं, 3π/2 पर तो ये ग्राफ है ही नहीं, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो 3π/2 पर तो ये ग्राफ है ही नहीं। पाई पर तो है लेकिन π/2 पर नहीं है, 3π/2 पर नहीं है, फिर आगे 5π/2 पर नहीं होगा, फिर आगे 7π/2 पर नहीं होगा। ऐसे ही इधर देख सकते हो, -π/2 पर नहीं है, फिर -3π/2 पर नहीं है, फिर आगे ऐसे ही नहीं होगा। कहने का मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि प्रांत अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो वास्तविक संख्याएं सारी होंगी, लेकिन उसमें से ऑड π/2 नहीं होगा, ऑड π/2 नहीं होगा, यानी विषम गुणज π/2 का उस पर यह ग्राफ नहीं होगा। तो उसमें से हमें माइनस कर देना है क्या, ऑड π/2, यानी 2n + 1 π/2। ये हो जाएगा इसका परिसर। देखो ग्राफ से देख सकते हो, बाकी अगर ऐसे रटने बैठोगे तो इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि ये 2n + 1 π/2 ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। तो ये देखो ग्राफ से पता चल रहा है कि देखो ग्राफ जो लेटा हुआ है। अब देखो यहां पर अब कहोगे कि सर इस पॉइंट पर भी तो ग्राफ नहीं है, बिल्कुल कैसे नहीं है, इस पॉइंट पर ग्राफ ये रहा। तो फिर कहोगे कि सर π/2 पर तो रहा, π/2 पर तब होता है जब ये ग्राफ एग्जैक्ट आगे जाके इसको मिल जाता है, ऐसे जाके इसको मिल जाता, लेकिन मिलता थोड़ी ना। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इनफाइनाइटी की ओर लिखाया था, जहां जहां पर जरूरत पड़ी है कि ग्राफ बढ़ रहा है तो इनफाइनाइटी की ओर लिखाया है ना, ये नहीं लिखाया कि इनफाइनाइटी तक बढ़ रहा है, इनफाइनाइटी की ओर बढ़ रहा है। तो की ओर का मतलब है कि ये ऐसे इनफाइनाइटी की ओर चलता जाएगा, लेकिन कभी भी इस लाइन को मिलेगा नहीं, इस लाइन को मिलेगा नहीं, इसलिए ये π/2 वगैरह π/2 3π/2 यानी ऑड π/2 इसमें शामिल नहीं होते, ऑड π/2 शामिल नहीं होते, इसलिए मैंने इसको यहाँ से माइनस कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो को रिवाइड करके देखो, फिर भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट कीजिए, फिर मैं वापस अगली क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अगर मैं परिसर की बात करूं तो परिसर क्या होता है, परिसर तो भाई बाई की वैल्यू होती है, और परिसर तो देख रहे हो कि ये ग्राफ बाई पर अगर देखा जाए तो +∞ से -∞ की तक जा रहा है,
कहने का मतलब प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनिटी से प्लस इनफाइनिटी तक जाने का मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। तो इसलिए इसका परिसर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, या कह सकता हूं कि वास्तविक संख्या है, यही इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर कहीं कहीं तुम्हें ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, प्रांत बराबर r माइनस 2n-1 π/2, ये लिखा हुआ मिल सकता है। मैं कह रहा हूं ये लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में 2n+1 का हो या 2n-1 का हो, दोनों का ही मतलब होता है क्या, विषम संख्या। ठीक है। जैसे मैंने n बराबर अगर मैं 1 रख देता हूं, n बराबर मैंने 1 रख दिया, तो देखो 2n+1 का हो तो 2n+1 कितना हो जाएगा 3, 2n-1 का हो तो कितना हो जाएगा 2n-1 का हो तो कितना हो जाएगा 1। दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसलिए इस रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर ये तीनों हो चुके तो फिर मैं इन तीनों को एक साथ ले लेता हूं। इधर तो मैं ले लेता हूं y बराबर cot x, इधर मैं ले लेता हूं y बराबर sec x, और इधर मैं ले लेता हूं y बराबर cosec x। तो अब देखो मुझे कॉट का ग्राफ बनाना है, तो कॉट का ग्राफ बनाने के लिए वही सेम ये π/2 फिर पाई, फिर ऐसे करके आगे चलता रहेगा 3π/2 वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब देखो यहां से जब मैं कॉट का ग्राफ बनाऊंगा तो कॉट का ग्राफ ऐसे बनता है, हम कल देख चुके हैं कॉट का ग्राफ। ठीक है। ये कॉट का ग्राफ हो गया। अब देखो अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा ठीक से देख पाओ तो जैसे हमने 10 में देखा था, जैसे हमने 10 में देखा, अब यहां पर भी देखो इसके प्रांत और परिसर अगर मैं लिखना चाहूं, प्रांत और परिसर, तो प्रांत क्या होंगे, सारे के सारे x की वैल्यू हो जाएंगे। अब देखो x भी यहाँ पर माइनस इनफाइनिटी से प्लस इनफाइनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब प्रांत इसका रियल नंबर तो हो गया। लेकिन अब जैसे वहां पर हमने 10 में देखा था कि रियल नंबर में से मुझे 2n+1 π/2 ये माइनस करना पड़ा, क्योंकि π/2 पर ऑड π/2 पर तो वो परिभाषित ही नहीं था। तो ऐसे ही यहां पर भी अगर मैं देखूं तो देखो ये तो हो गया 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये 2π, ये 5π/2। अब यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो देखो 0 पर परिभाषित नहीं है, π/2 पर है, फिर पाई पर परिभाषित नहीं है, क्योंकि देखो इधर ये इनफाइनिटी की ओर जा रहा है, इधर भी इनफाइनिटी की ओर जा रहा है, फिर 3π/2 पर है। कहने का मतलब है जहां जहां पाई के गुणक हैं, जहां जहां पाई के गुणक हैं, चाहे वो सम हो चाहे विषम, पाई के गुणक पर ये परिभाषित नहीं है। देखो ये पाई रहा, पाई के गुणक पर परिभाषित नहीं है, ये 2π रहा, नहीं है परिभाषित। तो कहने का मतलब है इसमें से मुझे n π माइनस कर देना है, n बिलोंग्स टू z। n π का मतलब है कि कोई भी पाई हो, चाहे वो मतलब ऑड मल्टीपल में हो चाहे वो इवन मल्टीपल में हो, यानी विषम गुणक में हो या सम गुणक में हो, वहां पर ये परिभाषित नहीं होगा, इसलिए इसका प्रांत क्या हो जाएगा r-n π। अगर मैं इसके परिसर की बात करूं, अगर मैं इसके परिसर की बात करूं तो परिसर तो देख सकते हो, परिसर क्या होता है, बाई की रेंज, मतलब बाई के जो अवयव होते हैं वो होते हैं, तो बाई के अवयव तो माइनस इनफाइनिटी से प्लस इनफाइनिटी तक है, इसका मतलब परिसर इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि cot x समझ में आ चुका होगा। अब मैं sec की बात करता हूं, थोड़ा सा जल्दी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है। sec x की अगर मैं बात करूं तो देखो sec x का हमने जब ग्राफ बनाया था तो वो कैसे बनाया था, ये तो हो गया cos का ग्राफ, और मैंने cos के लिए क्या बोला था, वो सॉरी sec के लिए क्या बोला था, sec के ग्राफ को याद रखने के लिए पीठ से पीठ मिला वाला गाना याद है, बस उसी से इसका ग्राफ बन जाता है। अब देखो ये इसका ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा,
इधर ये, ठीक है, ऐसे करके ये ग्राफ बन जाता है इसका। तो अब इसमें से देखो, अगर मैं इसके प्रांत और परिसर की बात करना चाहूं तो देखो, प्रांत क्या होता है, x के सभी अवयव होते हैं। प्रांत क्या होता है, x के सभी अवयव होते हैं। अब x के अवयवों को देखा जाए तो देखो, जैसे ये तो हो गया 0, ये हो गया π/2, और फिर ये पाई, फिर इधर ये 3π/2, फिर 2π, फिर ऐसे करके ये आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर मैं इसके प्रांत की बात करना चाहूं तो देखो, रियल नंबर भाई आगे इसको कितना भी बढ़ाओ, एक्स एक्सिस पर उधर भी कितना भी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली में रियल नंबर तो इसमें होंगे ही होंगे, लेकिन जैसे हमने 10 में देखा था कि ऑड π/2 पर परिभाषित नहीं था, ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, ये π/2 कहाँ जा रहा है, इनफाइनिटी की ओर जा रहा है, इनफाइनिटी की ओर जा रहा है। इधर भी 3π/2 इनफाइनिटी की ओर जा रहा है, 5π/2 इनफाइनिटी की ओर जा रहा है। मतलब इनफाइनिटी की ओर कहाँ जा रहा है, ऑड π/2 पर जा रहा है। मतलब r माइनस यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z तो हो जाएगा। और ये क्यों आया, ग्राफ से पता चल रहा है, क्योंकि इन पॉइंट पर ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनिटी की ओर जा रहा है, मतलब ये परिभाषित नहीं है। अगर मैं इसके परिसर की बात करना चाहूँ तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर होता है बाई कोऑर्डिनेट, सॉरी बाई के जो भी अवयव होंगे। तो बाई के अवयव क्या होते हैं, इसमें बाई के अवयव क्या हो जाएंगे, देखो पूरे के पूरे रियल नंबर आ रहे हैं। देखो ये ग्राफ एक्चुअली में, ये ग्राफ तो कॉस का है, तो इसको तो हमें हटा ही देना है, ये तो कॉस का हो गया। और ये जो हमने लाइन ली थी वो किसकी ली थी, ये तो +1 की ली थी और ये -1 की। तो अब इसका जो ग्राफ आ रहा है वो इनफाइनिटी से +1 की ओर और माइनस इनफाइनिटी से -1 तक, यहाँ तक ही तो आ रहा है, बीच में तो कोई अवयव नहीं है ना। इसका मतलब होगा कि रियल नंबर में से मुझे क्या माइनस कर देना है, रियल नंबर में से मुझे क्या माइनस कर देना है, -1,1, ये मुझे माइनस कर देना है। ध्यान रखें यहाँ पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि ये 1 और -1 भी इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए sec x के प्रांत और परिसर समझ में आ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं cosec x की, तो cosec x के लिए भी साइन का जो ग्राफ होता है उससे उसका ग्राफ आ जाएगा cosec का। देखो ये तो साइन का ग्राफ हो गया, और अगर ये साइन का ग्राफ है तो वही वापस इसका cosec का ग्राफ बना देंगे, तो ऐसे ये cosec का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये cosec का ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ हम पहले बना चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर भी अगर मैं देखना चाहूं तो देखो, प्रांत अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत देखो सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, लेकिन रियल नंबर आने के साथ साथ में cosec x की मैं बात कर रहा हूं, तो रियल नंबर आने के साथ साथ में जहां जहां पाई के गुणक हैं वहां ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि इनफाइनिटी की ओर जा रहा है। पाई के गुणक पर ये इनफाइनिटी की ओर जा रहा है, इसकी वजह से यहां से मुझे n माइनस कर देना है, ठीक है। यहां पर ग्राफ मैंने थोड़ा सा रफली बनाया है, आपने जो ग्राफ बना रखा है पहले से, जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं उसमें देख सकते हो। तो यहां से ये कहां जा रहा है, n पर इनफाइनिटी की ओर जा रहा है, इसलिए वहां पर परिभाषित नहीं होगा, तो इसलिए इसका प्रांत क्या जाएगा, r-n। और परिसर की अगर मैं इसकी बात करूं तो परिसर तो इसका भी क्या होगा, r-1,1, क्योंकि यहां पर भी देख सकते हो ये तो साइन का ग्राफ था, ये जो ग्राफ था वो तो किसका था, साइन का था। कहने का मतलब 1 और -1 के किसी बीच में किसी भी पॉइंट पर ये ग्राफ नहीं है, किसी भी पॉइंट पर ग्राफ नहीं है, इसका मतलब है ये इसमें से मुझे माइनस कर देना है वास्तविक संख्याओं में से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों प्रांत और परिसर वाली बात। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आई है तो वापस एक बार फिर से क्लास को लीजिए, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। नोट्स मैंने दे ही दिए, तो उसमें से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। यहाँ से आपको कोई नई चीज़ मिल रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, और अपनी तैयारी को जारी रखिए, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।